जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के सब्जेक्टिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। यकीन जानिए आज के सिर्फ एक वीडियो से आपको बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। जो क्वेश्चन आप लोगों ने पहले से तैयारी कर लिया उसको स्किप कर दीजिएगा, यानी उसको याद नहीं कीजिएगा। लेकिन जिन सवालों को आपने अभी तक याद नहीं किया तो उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और ये हमारा सेकंड चैनल है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपकी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। सबसे पहला सवाल, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने देखा होगा कई बार मॉडल क्वेश्चन पेपर पे या फिर आपने जितने भी एग्जाम क्वेश्चन देखोगे प्रीवियस ईयर में, तो ये सवाल आपको दिखेगा ही दिखेगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर अभिलंब से दूर हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसको याद कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि 1 महीना बाकी है और आप अभी तक सब्जेक्टिव की तैयारी नहीं किए हो। चलिए अगले सवाल पे आइए। अगले सवाल में देखिए कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या है और इसको कैसे दूर किया जाता है। देखिए, नेत्र का वह दोष जिससे किसी कुछ सामने रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखती है, किंतु दूर की जो वस्तुएं होती है वो सुस्पष्ट दिखाई नहीं देती है, यानी कि साफ साफ दिखाई नहीं देती है। अवतल लेंस देखिए, अवतल लेंस के बने चश्मे के द्वारा इसे दूर किया जा सकता है। किसको? निकट दृष्टि दोष को। ठीक है ना, ये आपको क्लियर होना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता है ताकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करे। एक संतुलित रासायनिक समीकरण तब होता है जब अभिकारकों में तत्वों के विभिन्न परमाणुओं की संख्या उत्पाद के बराबर होती है। तो ये भी आपको याद कर लेना था। आइए अगले सवाल पे। कह रहा है आपके आधुनिक आवर्त नियम को लिखिए। देखिए, ये सवाल आप लोग एग्जिस्ट कर दो, यानी कि फ़िलहाल अगर आपने याद कर लिया तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। डीएनए की प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? क्वेश्चन देख लिए, आंसर देखिए। डीएनए की प्रतिकृति जीवों में गुणों को अगली पीढ़ी तक लेकर चलती है। इसे प्राणी का अस्तित्व बना रहता है, परंतु विभिन्नता के कारण उसमें कुछ अंतर आ जाता है। डीएनए आनुवांशिक गुणों का संदेश वाहक है जो माता पिता को संतान से प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया। अगले सवाल पे, परितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अपमार्जकों को प्राकृतिक सफाई एजेंट होते हैं। ये जैव निम्नीकरण पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं और इस प्रकार अपमार्जक वातावरण में संतुलन बनाने का कार्य करके परितंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग कर लेना। भूमिगत जल के कोई 2 लाभ को आपको लिखना है, यानी जो भूमिगत जल होता है उसका वो 2 लाभ लिखना है। तो भूमिगत जल के 2 लाभ क्या है, वो निम्न प्रकार से हैं। पहला है आपका, भूमिगत जल फैलकर कुएं से जल स्तर को बनाए रखता है तथा खेतों में नमी बनाए रखता है। भूमिगत जल मनुष्य तथा जानवरों द्वारा दूषित नहीं होता। ठीक है, तो ये उसका हो गया ऑप्शन। 2 लाभ इसका बता दिया आपने। अब देखिए अगला सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखना है। अब देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण, ठीक है, प्रतिबिंब सीधा होगा और उल्टा बनता है। यहाँ पे प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है उत्तल दर्पण में। दोनों का कंपैरिजन करके याद करना है। इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण में सीधे बनने वाले प्रतिबिंब आभासी एवं उल्टे बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब आभासी बनता है, टोटल में आभासी ही बनेगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, कह रहा है आपसे प्रतिबिंब का आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आइए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए, इसमें कहा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, यानी कि लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तक तय करती है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। चूँकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले नीले रंग का प्रकीर्णन अत्यधिक होता है। अधिक तरंगदैर्घ्य वाले लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिससे आँख तक केवल लाल रंग पहुँचता है। अतः सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप प्रतीत होता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। आइए फिर आपको देखिए, समीकरण को संतुलित करना जो होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए भी आपको एग्जाम में आएगा। तो वो कैसे आप लोगों को बनाना है वो भी आप यहाँ पे देख पाइए आसानी से। ठीक है, देखिए
इसको अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन दिख रहा है, तो आगे में आपको 2 लगाना होगा। तो जैसे ही आप आगे में 2 लगाओगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये वाला बैलेंस हो गया है, ठीक है। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरे सवाल में देखिए क्वेश्चन नंबर ये वाला को, इसमें सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या होती है कि यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 3 है, तो किसी भी संख्या को आप 3 नहीं कर सकते हो, लेकिन 4 बना सकते हो। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो ये 4 हो जाएगा। तो इसके कारण क्या हुआ, हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ठीक है। ये 2 लगता है तो सबके लिए लग जाता है, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब ऑक्सीजन तो यहाँ पर 1 दिख रहा है इस वाले समीकरण में, तो आगे में यहाँ पे 2 लगाएंगे। जैसे ही 2 लगाएंगे तो ये 2 ऑक्सीजन हो गया, सेटिस्फाई हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 इधर 4 हो गया। अब देखिए सोडियम यहाँ पे 2 हो गया इसके कारण, इसलिए यहाँ पे सोडियम में भी आपको 2 लगा देना है। तो इसी प्रकार से ये वाला समीकरण बैलेंस हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं, जो संतुलित करना है MnO2 प्लस HCl। अब यहाँ से जो बना है इसको कैसे संतुलित करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि 2 हाइड्रोजन इधर है, 1 हाइड्रोजन इधर है। तो देखिए एक हाइड्रोजन तो ठीक है ना। आइए क्लोरीन को बात करते हैं। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लगाओगे जैसे, तो जैसे 2 लगाओगे तो इससे काम नहीं चल रहा है, ठीक है। क्यों नहीं चल रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। आप एक चीज़ पे फोकस कीजिए, क्लोरीन पे। यहाँ पे क्लोरीन देखिए, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, 2 क्लोरीन कितना हो गया, 4। यहाँ पे क्लोरीन 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे 4 लगाइएगा। तो जैसे ही 4 लगाइएगा तो 4 हाइड्रोजन बन गया। कितना बन गया बाबू, 4 हाइड्रोजन बन गया। तो 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें यहाँ पे 2 लगाना होगा, और जैसे ही आप 2 लगाओगे तो हाइड्रोजन 4 तो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 2 हो गया। यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। यहाँ पर देखिए Mn 1 है, यहाँ पर भी Mn 1 है। तो इस प्रकार से आपका समीकरण बैलेंस हुआ क्लोरीन के कारण। यहाँ पर क्यों नहीं बैलेंस हो रहा था, क्लोरीन के कारण बैलेंस नहीं हो रहा था, क्योंकि क्लोरीन ये 4 लेकर बैठा हुआ था। यहाँ पे क्लोरीन अकेला था, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 4 रखा तो 4 क्लोरीन बना दिया। लेकिन जैसे ही 4 क्लोरीन बना तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे तब ना, 2 दूनी 4 होगा, ये 4 हाइड्रोजन होगा। लेकिन जैसे ही आपने 2 लगाया तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देखोगे ऑक्सीजन भी 2 पहले से है, तो ये पहले से बैलेंस है। Mn यहाँ पे 1 है तो Mn यहाँ पर 1 रहेगा। तो ये समीकरण पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, अम्ल वर्षा क्या है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल होता है। देखिए वर्षा जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाता है। देखिए कोई भी वर्षा जल है, अगर उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय जल हो जाएगा। आश्रित जल शुद्ध होते हैं जिसमें आयन नहीं बनता है, विद्युत का चालन आयनों के द्वारा होता है, ठीक है। जब उसमें आयन ही नहीं बनेगा तो फिर विद्युत का चालन कैसे होगा। यहाँ पे संरचनात्मक जो आता है आपका एग्जाम में, तो इसको एकदम अच्छे से देख के जाइएगा। एथेन से व्युत्पन्न का एक एल्डिहाइड का एक सूत्र लिखना है, प्रोपेन से व्युत्पन्न एक कीटोन का सूत्र लिखना है, मेथेन से व्युत्पन्न एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र लिखना है। तो सब आप यहाँ पे देख लीजिए, एथेनॉल का, प्रोपेन का और मेथेनाइक अम्ल का। तो तीनों का जो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिए संरचना सूत्र। ये संरचना सूत्र आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। भले प्री बोर्ड में आए ना आए, लेकिन फाइनल एग्जाम में छप जाएगा, तो फिर आप फंस जाओगे वहाँ पर। इसलिए इसकी तैयारी करके जाइएगा, ठीक है। इसको आप रहने दीजिए। चलिए अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं। तो ऊर्जा के जो आदर्श स्रोत में निम्नलिखित गुण होते हैं, प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, सरलता से सुलभ हो सके, भंडारण एवं परिवहन में आसान हो, वह सस्ता भी हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, पार्श्वक्रम संयोजन क्रम से किस प्रकार किसे कहते हैं, प्रतिरोध R1 R2 R3 को पार्श्वक्रम संयोजन करने में समतुल्य प्रतिरोध। यानी कि पहला तो परिभाषा देना है, उसके बाद फॉर्मूला आपको निकालनी है। तो परिभाषा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि जब प्रतिरोध को एक छोर को एक के साथ दूसरे को दूसरे के साथ जोड़ा जाता है तो इसी प्रकार का संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। माना कि 3 प्रतिरोधक है, अब 3 प्रतिरोध है, R1 R2 R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इन सभी पर विभव की मात्रा समान होगी, जबकि इनकी विद्युत धाराएं I1 I2 I3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको बना सकते हो, सभी को जोड़ने के पर जब आप इसको जोड़ोगे तो I तो कॉमन ले लेगा, लेकिन V/R1 R2 R3 यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ये अभी मैं जल्दी में आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब आप लोगों का फाइनल एग्जाम आएगा ना तो इसको मैं काफ़ी डिटेल में आपको समझाऊंगा ताकि ये कैसे होता है, ठीक है। तो ये आप लोग इतना टेंशन नहीं लेना कि आपसे नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही, क्योंकि I बराबर VR होता है, ठीक है, तो इस VR आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब इसको V को जब कॉमन लेगा तो I R1 I R2 ये सब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे ही लिखोगे तो ये देख रहे हो आपको V से V कट जाता है, तो I बराबर ये बच जाएगा कौन, ये वाला, ये खत्म हो जाता है इस V से V, ठीक है। तो 1/R बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1/R बचे। यहीं पे आप लोग को समझ में नहीं आता तो वही हम समझा दे रहे हैं। ये पे 1/R हो जाएगा और ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लेना।
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? एक प्रयोग के द्वारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को समझाना है। ये काफ़ी अच्छा सवाल है और लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, वरना मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा बाकी है, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धातु एवं अधातु के 3 भौतिक एवं रासायनिक गुण को आपको बताना है। तो धातु अधातु आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये धातु अधातु है, तो भौतिक अंतर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और यहाँ पर फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो रोक करके भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये रासायनिक अंतर है, ये भौतिक अंतर था, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन करना है। तो चित्र तो बनाना ही बनाना है, वर्णन भी करना है। तो इस वर्णन का आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आप मारो, तो ये इसका आपका आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका फिगर आपको बनाना होगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला आपको फिगर बनाना होगा। चलिए, अनुवांशिकता क्या है? अनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है? काफ़ी अच्छा सवाल है। मैं फाइनल एग्जाम के लिए इसको आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। प्री के लिए उतना सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन फाइनल के लिए सजेस्टेड है ये। तो आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान से देख लीजिए और इसको आप लोग को तैयारी करके जाना है। चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को भी फाइनल एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कराई जाएगी।